सॉरी 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 सॉरी। कैसे सॉरी क्यों? अरे भाई लास्ट वीडियो में कुछ लैग आ गया था। बाकी मेरे 1.5 घंटे की क्लास देने का विचार था। अब करे क्या, लैग आने की वजह से वो बैटरी लो हुई, स्केप हो गया वीडियो, काफ़ी हद तक रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, है ना। बाद में थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ, पीछे ऐसा कुछ लैग आ गए थे। तो चिंता मत कीजिए, वापस पढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ आ जाइए, है ना। आ जाओ भाई। हमारे हमारे उस ससुरे उस क्वेश्चन में क्या था? ओपनिंग स्टॉक क्या था सर? हमारे उसमें ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक कितना था भाई सर? 10,000 रुपये था, याद है ना आप लोगों को। टू परचेज कितनी थी? परचेज देख तो सौरभ, मार्कर की इंक ज़्यादा छोटी तो नहीं है, दिख रहा है? अ, दिख रहा है, इससे भी बारीक अपन ले सकते हैं। वेट, क्योंकि मुझे थोड़ी लिखने में दिक्कत आ रही है। साजना, सही है ना? ओके, थोड़ी थिकनेस कम कर देते हैं यार, हाफ कर देते इसकी। टू परचेज कितना था? 1 लाख था, ठीक है सर। इधर बाई सेल्स, सेल्स कितनी थी सर? 96,000 थी। चलो अच्छी बात है, 96,000 लिख देते भाई। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर? क्लोजिंग स्टॉक था आपका 37,000 था ना? हाँ 37,000 था, ठीक है। 30 और 96 कितने लाख था? 1,26,000 रुपये था सर इधर। तो इधर की जोड़ भी कितनी होनी चाहिए सर? 1,26,000 होनी चाहिए, 1,26,000 होनी चाहिए सर। इधर जो था टू ग्रॉस प्रॉफिट जो था 16,000 का था, कोई दिक्कत नहीं। हम निकाल रहे थे क्लोजिंग स्टॉक भाई। अब ये कितनी यूनिट थी? 100 यूनिट थी एट द रेट 100 से। ये कितनी यूनिट थी? 1000 यूनिट थी सर एट द रेट 100 से। ये कितनी यूनिट थी सर? 800 बेची एट द रेट 120 से। इसकी कॉस्ट कितनी थी भाई? 800 इंटू 100 से। तो इसकी कॉस्ट कितनी थी सर? कॉस्ट थी इसकी 800 इंटू 100 से, कितनी सर? 80,000। तो देखा जाए 80,000, इसके बीच के प्रॉफिट कितना था? ये रहा था 16,000। लेकिन अभी हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, प्रॉफिट लॉस को फॉलो नहीं कर रहे। अभी हम फॉलो करेंगे भाई थोड़े कुछ इक्वेशनों का, क्योंकि इक्वेशन ही पूछी जाएगी। कुछ इक्वेशन ही पूछी जाएगी, उन्हीं इक्वेशनों को सीख रहे हैं, बस बस बस। आ जाओ। अब देखो, क्लोजिंग स्टॉक सीख रहे थे ना अपन। तो इसकी थोड़ी कॉस्ट लिख लेते हैं अपन एक बार के लिए। कॉस्ट कितनी थी इसकी? कॉस्ट थी सर सेल्स की 80,000। सीओजी मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़े, ये 80,000। अब क्लोजिंग स्टॉक वापस से देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कैसा होएगा भाई सर? क्लोजिंग स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो इधर क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये क्यों? वहां तो आपने सीओजीएस लिखाया था। दिक्कत, रुक जाओ आप, माइनस करके सीओजी दे, इधर की जोड़ लो सर। इधर की जोड़ कितनी सर? 1,26,000 रुपये इधर की जोड़। वापस इधर की जोड़ भी कितनी आएगी सर? 1,26,000 रुपये। तो इस जोड़ में से ये घटा दो, 1,26,000 में घटा दो, तो यहाँ जोड़ कितनी है सर? ये है 10,000, कोई दिक्कत नहीं। परचेज कितना है सर? 1,00,000। और जीपी कितना है सर? 16,000। तो यहां से यहां तक की जोड़ कितनी है सर? ये रही 1,26,000 सर, 1,26,000, सॉरी 1,26,000, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से लेस कर दो ना भाई, सेल लेस कर दोगे तो 1,26 में से सेल लेस होगी, पीछे क्या बचेगा? क्लोजिंग स्टॉक लेस सेल्स कितनी? 96,000। तो भाई 1,26 में से 96 गया, पीछे क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया सर? क्लोजिंग स्टॉक बच गया आपका 30,000। कोई दिक्कत आ गई? नहीं दिक्कत आई सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया अच्छे से। तो अब और क्या समझाना चाहते हो सर? और आगे बढ़ा दो, आ जाओ। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा ढंग से करते हैं। हाँ, इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं, और जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का हिसाब किताब करके क्या लिख सकते हैं? सेल्स माइनस जीपी। तो हमको क्या मिल जाएगा सर? सेल्स माइनस जीपी करेंगे, सीओजीएस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सीओजीएस। तो इसका हिसाब किताब अगर अपन करें तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स में से जीपी घटा दो, तो सीओजीएस। हमारे पास माल पड़ा था
और खरीदा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेचे गए माल की लागत घटा दी, है ना। बेचे गए माल की लागत कितनी थी, क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ हो सकता है। सर ओपनिंग स्टॉक था 10 प्लस परचेज करा हमने 1 लाख, बेचे गए माल की लागत कितनी थी भाई सर 80,000, तो फाइनली हमारे पास कितना बच गया सर 30,000। यहाँ पर भी कितना उत्तर आएगा सर, इसका उत्तर भी 30,000। तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है सर, प्रॉफिट के हिसाब से भी, इस हिसाब से भी। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अब पता करना है सर ओपनिंग स्टॉक, किसका पता करना है आपको सर, ओपनिंग स्टॉक। आ जाओ ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करने का तरीका सर, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक देखो, बीच में ज्यादा व्हाइटनेस तो नहीं आ रही, सही समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना साहब, साहब ओके दिख रहा है, ठीक है। अगर ज़्यादा आ रही है तो अभी क्यों छेड़ा छड़ी मत करना, फिर दिक्कत आ जाएगी अभी हमारे क्लास में ना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पता करने के लिए क्या करेंगे सर, सर इधर की जोड़ में से इधर सब घटा दो, 126 इधर की जोड़ है तो इधर साइड में घटा दो, इधर क्या क्या है सर। ओपनिंग स्टॉक पता करने के लिए हम लिखेंगे सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में प्लस क्या कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस क्या कर देंगे इधर वाली चीजें, तो लेस क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे सर एक तो प्रॉफिट और एक क्या कर देंगे प्रॉफिट, और लेस कर देंगे सर परचेज, और लेस कर देंगे सर क्या लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा सर इससे, ओके। तो भाई साहब अब सेल्स में से लेस करा प्रॉफिट, देख लो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेस करा प्रॉफिट, तो सेल्स में से प्रॉफिट लेस करते हैं तो क्या आता है अभी अपन का सीओजीएस। तो भाई द वे सीओजीएस दिए रखा हो इसके जगह, तो ये और ये जोड़ लेना, 80 और 30 जोड़ लेना, फिर इधर प्रॉफिट का किस्सा खत्म हो जाएगा, अपन को जोड़ने की जरूरत नहीं, फिर ऐड ये कर लेंगे। अगर प्रॉफिट को अपनी इस इक्वेशन से कट करें, ध्यान दो प्रॉफिट सेल्स में से प्रॉफिट घटा दो, भाई सर सेल्स हमारी थी 100, उसमें लेस करा प्रॉफिट था 20, तो पीछे कितना बच गया कॉस्ट 80, इसको क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सीओजीएस। तो सर सेल्स में से प्रॉफिट गया सीओजीएस, सीओजीएस किस में जोड़ दो क्लोजिंग स्टॉक में, तो ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू सीओजीएस माइनस, तो इसका मतलब अब इस इक्वेशन के लिए सेल्स गया, इस इक्वेशन के लिए प्रॉफिट गया, पीछे क्या बच गया माइनस नहीं सर अब प्लस, ये बच गया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो भाई परचेज, परचेज ठीक है। ओहो सर पता करो हमें दिखा दो सर ये कैसे हुआ, सीओजीएस कितना है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है सर 80,000 रुपया, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर 30,000 रुपया, ओके, माइनस परचेज कितनी सर 1 लाख रुपया। सर अब आ जाओ 80 और एक 80 और 30 1,10,000, 1,10,000 में से गया सॉरी, हाँ 1,10,000, 1,10,000 में से गया 80,000, 10,000 कैसे बचे भाई वापस 30 और 80 एक 10 में से परचेज, हाँ तो ओपनिंग 10 ही आएगा ना, सही है ना। तो इधर 1,10,000 इसमें 1 लाख गया, तो ओपनिंग स्टॉक मेरे वो दिमाग में रह गया ओपनिंग स्टॉक 30,000, अरे भाई ओपनिंग स्टॉक 30,000 नहीं है, ओपनिंग स्टॉक में ये कॉन्सेप्ट खराब कैसे हो रहा है मेरे, यही लॉजिक है। ओपनिंग स्टॉक आप आ गया 10,000, यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक 10,000। तो फाइनली आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको याद रखना है ये वाला फॉर्मेट, इधर होता है ओपनिंग स्टॉक, इधर होती है परचेज, इधर होता है प्रॉफिट, सिंपल सा फॉर्मेट, इधर होती है सेल्स, इधर होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, ज्यादा से ज्यादा एडजस्टमेंट क्या कर सकता है, आपको यहाँ की सेल्स और यहाँ का प्रॉफिट इसको एडजस्ट करके क्वेश्चन में COGS दे सकता है, तो COGS को यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, COGS को यहाँ लिख देना, COGS वो इधर ही का ही पार्ट है मान लेना, तो इधर क्लोजिंग स्टॉक प्लस COGS, इधर में से क्या घटाओगे जो जो दे रखा है, प्रॉफिट का हिसाब हो चुका है, COGS में तो प्रॉफिट बार बार नहीं घटाना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है पता है, क्वेश्चन में पूछी जाती है परचेज, क्या पूछी जाती है परचेज, इधर देखो सर परचेज पता कैसे करेंगे, इक्वेशन है ना हमारे पास, अब लॉजिकली सोचेंगे ना तो परचेज कैसे पता करेंगे, सर परचेज पता करने का नया पेपर लेते हैं, आ जाओ ये आपको सब पीपीटी में मिलेगा। चलो सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना, टू ओपनिंग स्टॉक सर, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 10,000, टू परचेज कितना, परचेज हमारा 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना सर वही था 16,000, बाई सेल्स, सेल्स कितनी सर 96,000,
इस सेल्स की कॉस्ट कितनी सर 80,000, पता होगी नहीं पता होगी तो इसमें से प्रॉफिट निकाल देंगे तो भी आ जाएगी। छिन्नू में से प्रॉफिट, सेल्स में से जीपी निकालो, सीओजीएस आ जाता है। सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या आती है, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। ठीक है सर। अब बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोलो रे सर 30,000। ओके सर। अब एक चीज सोचो, अब वापस एक चीज सोचना, मेरे पास कुछ पड़ा था का मतलब ओपनिंग स्टॉक। ठीक है सर। अब मैंने कुछ परचेज किया, ठीक है सर, और मैंने उसमें से सोल्ड कर दिया, सोल्ड क्या कर दिया, कॉस्ट का माल ये बेच दिया, पीछे बचा वो क्या हो गया सर क्लोजिंग स्टॉक। सर लेकिन खरीदा क्या हमें पता नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो पता है ना, हाँ सर कितना सर क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। जो बेचा उसकी लागत कितनी सर, बेचा उसकी लागत 80,000 ये पता है, ये पता नहीं है। ओपनिंग कितना था सर, ओपनिंग था हमारा 10,000। तो आ जाओ पीछे चलो, देखो इसमें ये जुड़ा तब 80 हुआ, 10,000। देखो सॉरी भाई बात सुनो बस, 10,000 का माल था, परचेज हमने किया तो कुछ माल हो गया, ये कुछ माल हो गया और ये पड़ा है। तो इन दोनों को जोड़ने के इन सॉरी ये बेचा माल, ऐसे समझो ये हम जो माल की लागत बेची, बेचने के बाद हमारे पास ये पड़ा है, तो टोटल कितना है। हमने देखो ये थी हमारी दुकान, हमने इसमें परचेज किया, पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, वो कितना पड़ा है 10,000। सर हमने परचेज किया वो हमको नहीं पता है, लेकिन जो सोल्ड कर दिया, सोल्ड करी उसकी कॉस्ट कितनी है सर 80,000। वो अगर नहीं बेचते तो नहीं बेचते सर 80 ये और 10 ये तो हमारे पास पता ही है ना, पता है पहले से ही पड़ा है, तो पहले से ही पड़ा है ये और 80, टोटल कितना हो गया सर 90,000। और अगर हम क्लोजिंग स्टॉक वो भी हमारे पास पड़ा ही है, इसके बारे में हमें पता है, हाँ प्लस कर दो क्लोजिंग स्टॉक कितना 30,000, तो कितना हो गया टोटल सर, टोटल हमारा हो गया 1,90,000 और 30 1,20,000, 1,20,000। कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, मुझे देखना तो। थोड़ा सा इक्वेशन वापस मैं थोड़ा सा ही बनाऊँ, रुको ये कॉम्प्लिकेट पोजीशन हो जाएगी, थोड़ा सा मुझे वापस टाइम दो बेटा लोगों। मैं आपको परचेज निकालना सिखा रहा हूँ, परचेज एकदम थोड़ी परचेज निकालना सिखा रहे हैं, 2-3 फॉर्मूले से आ जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ इजी फॉर्मूले से आए, थोड़ा सा मेरा माइंड कंफ्यूज हो चुका है। वापस आओ, देखो देखो मान लो ये मेरा ऑफिस सॉरी वो फैक्ट्री या स्टोर जो भी है, ये स्टोर, यहां पर मैंने बेच दिया, यहां से माल बेचा, कितना का बेचा सर 80,000 की लागत का, कॉस्ट का COGS 80,000 की लागत का माल बेचा, ये बेच दिया। और हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक यहां पड़ा है, कितना पड़ा है सर 30,000 का। अगर सर ये पड़ा है, ये पड़ा है तो इसका मतलब कौन कौन सा शामिल है, इन दोनों में कौन कौन सा शामिल है सर, हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है वो ओपनिंग स्टॉक है जो वो 10,000 प्लस जो परचेज का किया हुआ पड़ा है वो दोनों मिला के इसके बराबर होगा। भाई मेरे पास जो माल पड़ा है, मैंने माल पड़ा है ऑलरेडी, फिर मैंने खरीदा वो हुआ, अब उस खरीदे हुए माल इन दोनों में से कुछ मैंने क्या कर दिया बेच दिया तो कम हो गया, और कुछ मेरे पास क्लोजिंग में पड़ा है, अगर नहीं बेचता दोनों को वापस दे जाऊँ यहाँ आ जाएगा, तो इस दोनों को यहाँ लाके वापस टोटल कर दो, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ सॉरी COGS यहाँ डाल दो, तो सर यहाँ वापस COGS डाले, सॉरी डबल हैंड टच होते ही गड़बड़ हो जाता है मामला। हे नाटक मत कर, ये तो बड़ा मुश्किल से दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है। लोडिंग अनसेव फाइल्स हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, टेंशन मत लो। ये लेआउट हुई नहीं है, मजा हो गया इसका, कोई बात नहीं वापस आ जाओ। ओपनिंग स्टॉक कितना भाई 10,000, फटाफट समझा देता हूँ। परचेज हमको पता नहीं है ना भाई, ये हमारी पास एक्स, और प्रॉफिट का भी पता नहीं भाई, सेल्स भी पता नहीं, COGS दे रखा है कितना 80,000 की लागत का माल दे रखा है, और भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है सर 30,000 दे रखा है। भाई मान लो हमारे एक डब्बे के अंदर, ये समझ लो डब्बे के अंदर पहले से कितना पड़ा है सर 10,000, और कितना लेके आए सर वो एक्स पता नहीं,
अब इसकी टोटल में से हमने बेचा, कितना बेचा, 80 का बेचा। बेचने के बाद हमारे पास कितना है सर, 30,000 है। अगर इसको बेच दे नहीं तो ये पड़ा हुआ माल और ये वापस लेके आ जाएंगे। मान लो इसको वापस लेके आ जाएं तो 80 और इसमें जोड़ दो सर, 80,000 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा सर, 1,10,000 हो जाएगा ये। तो सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो परचेज कैसे आएगी, परचेज इक्वल्स टू COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपन इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, तो हमें क्या मिल जाएगी सर, परचेज मिल जाएगी। वापस देखो, अब परचेज कितनी है, सीओजीएस कितना है सर, सीओजीएस है हमारा 80,000 रुपया, ठीक है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा देखो 30,000, क्वेश्चन में गिवन होगा 30,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है सर, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 10,000, ये लो 80 30 1 10, 1 10 में से 10,000 माइनस हुआ, 1,00,000 बच गया। ये देखो सेम क्वेश्चन है वो, परचेज बच गया ना, हाँ सर बच गया। तो सर ये मजा आ गया हमको, तो ये ऐसे कैसे हो रहा है बेटा, थोड़ा और सोचो, आप आर्ट्स और साइंस से होना, इसलिए मैं थोड़ा डिटेलिंग में जा रहा हूँ। ये चीजें ही आपसे पूछी जाएगी, आप मटेरियल उठाना, ऐसे क्वेश्चंस होंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे सब हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आ जाओ यहाँ सर, परचेज ज्ञात कैसे करेंगे, तो भाई परचेज इक्वल टू, परचेज कैसे ज्ञात करेंगे, परचेज फाइंड आउट कर दो, परचेज इक्वल टू COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इधर जो जो पता है वो इधर जोड़ दो, इधर जो पता है वो घटा दो, सीधी सी बात है, माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, आपको क्वेश्चन में सीओजीएस नहीं देगा, सीओजीएस नहीं देगा तो सीओजीएस के स्थान पर क्या देगा, सेल्स। मान लो ये 80,000 आपको दिए नहीं, यहाँ सेल्स दे दी 96,000, ध्यान देना, और यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया कितना 16,000, है ना। तो सेल्स में से लेस करेंगे क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट प्लस क्या कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सेल्स कितनी सर 96,000, लेस प्रॉफिट कितना सर, प्रॉफिट था 16,000, तो अपने आप में इसकी जोड़ कितनी आ गई, यहाँ पर सीओजीएस कितना था 80, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा सर 80। तो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो जो दे रखी होगी आपको यहाँ सेट करनी पड़ेगी। क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर लेंगे कितना सर 30,000, माइनस कर लेंगे ओपनिंग कितना सर 10,000, ओके। इसका उत्तर भी कितना सर 1,00,000, इसका उत्तर भी कितना सर, इसका उत्तर भी 1,00,000 ही आएगा। मतलब कि परचेज को निकालने के खूब तरीके हैं। तरीका नंबर 1, तरीका नंबर ये 1, तरीका नंबर ये 2, ठीक है। ये आया समझ में आपको, ये आ गया आपका 1,00,000 परचेज, देखो ठीक है। दूसरा क्या होगा, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, गिवन क्या होगा, आपको वापस सोचो गिवन क्या होगा, गिवन ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू 10,000, सेल्स इक्वल टू कितनी 96,000, प्रॉफिट इक्वल टू 60,000, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 30,000। अब इन दिस फाइंड आउट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन परचेज, फाइंड आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से आप क्या निकालो, निकालो भाई क्या निकालो, परचेज, परचेज आप ज्ञात करो। तो परचेज के लिए पूछ सकता है, ओपनिंग स्टॉक के लिए पूछ सकता है, किसी भी चीज के लिए पूछ सकता है, तो आपको इधर ये ध्यान रखना है इस परफॉर्मे के बारे में। ओके सर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। फाइनली अगर परचेज के बारे में ओपनिंग स्टॉक या नहीं हो सर, या ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में हो ही नहीं, तो क्या होगा, और ओपनिंग स्टॉक गायब कर दो, सीओजीएस और क्लोजिंग को जोड़ दो भाई, सेल्स माइनस प्रॉफिट क्या फाइनली क्या बचता है सीओजीएस, सीओजीएस में क्लोजिंग स्टॉक हो ही नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक हो ही नहीं, तो यही परचेज किया, सीधी सी बात है। जितना सीओजीएस है और क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, पूरा का पूरा माल बिक गया, मतलब वही परचेज किया, वही बिक गया। ओपनिंग स्टॉक को तो लेस कर दो, ओपनिंग स्टॉक हो ही नहीं सर, तो सीओजीएस प्लस क्लोजिंग को जोड़ दो, वही परचेज है। तो इसमें से जो जो एलिमेंट है वो आप कहेगा। तो परचेज पता करने का तरीका क्या है, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, ये आपका आ गया। अगर परचेज
ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स वगैरह पूछेगा ना क्वेश्चन, तो आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं जोड़ेगा क्वेश्चन में। अब आ जाओ, कुछ चीजें और करा रहे हैं। देखो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, परसेंटेज बेस्ड आपको शायद मैं मानता हूं प्रतिशत वाला क्वेश्चन आपको आता है, लाभ हानि के नहीं आ रहे हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग से क्लास लूंगा। मैं मानता हूं आपको नहीं आ रहे हैं, वो मैं भी इसमें नहीं डाल रहा, कंफ्यूजन करने के लिए नहीं डाल रहा, बाद में देखेंगे। यहां आ जाइए। अब सर अब हमारे पास है 2, ओपनिंग स्टॉक कितना? सर ओपनिंग स्टॉक है हमारा 10,000। 2 परचेज कितना? परचेज है सर हमारा 1,00,000। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा? सर ग्रॉस प्रॉफिट था 16,000। बाई सेल्स कितनी है? सेल्स है हमारी सर 96,000। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है सर हमारा 30,000 सॉरी। इधर आ जाओ, 1,26,000। यहां पे भी कितना? 1,26,000 हो गया। 16, 10, 26 और 1,26,000, ये था अपना सही क्वेश्चन। अब मैं करा रहा हूं ओपनिंग स्टॉक में गलती, क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो तो क्या हो जाए भाई? वैल्यूशन ओवर या अंडर वैल्यूशन, ओवर या अंडर वैल्यूशन ऑफ स्टॉक। अगर ओवर या अंडर वैल्यूशन हो जाए किसकी? स्टॉक की, तो क्या होगा? जैसे कि मान लो क्लोजिंग स्टॉक, या तो क्या हो जाए ओवर वैल्यूशन, या क्या हो जाए सर अंडर वैल्यूशन। तो पहली बात तो ये देखते हैं, ओवर वैल्यूशन हो जाए, हम क्लोजिंग स्टॉक को लिख दे 30,000 की बजाय 40,000, गलती से हम यहां पर 30,000 की जगह क्या लिख दे बेटा? सर 40,000 लिख दे। तो एक तो क्या होगा सर, 1,26,000 की जगह 10,000 से बढ़ जाएगा, 1,36,000 हो जाएगी। इधर की जोड़ भी 1,36,000 हो जाएगी। तो सर जितने से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो प्रॉफिट 16,000 की बजाय 26,000 हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सर क्लोजिंग स्टॉक 30 की जगह अपन क्या लिख देते सर? 20 लिख देते। तो क्लोजिंग इधर की चीज घटेगी तो इधर प्रॉफिट भी घटेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घटेगा। एक चीज ये हो गई। आ गई समझ में सर? आ गई, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। अभी नॉर्मल सिचुएशन में जाओ वापस। यहां पर क्लोजिंग कितना था सर? 30,000। यहां पर प्रॉफिट कितना है सर? 16,000। अब आ जाइए नॉर्मल सिचुएशन में। अब आते हैं अपन ओपनिंग स्टॉक में। ओपनिंग स्टॉक क्या होगा भाई? या तो बढ़ेगा या सर घटेगा। तो प्रॉफिट भी क्या फर्क पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक 10 की जगह मैं क्या लिख दूं? 20,000। तो इधर की जोड़ कितनी है सर? 1,26,000। वापस देखो, इधर की जोड़ कितनी है? 1,26,000। गलत, ओपनिंग स्टॉक था तो 10,000। पिछले साल की क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई, पिछला साल का क्लोजिंग स्टॉक 10,000 से ओवर वैल्यूशन है, तो इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया ना पिछले साल का क्लोजिंग। तो ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन घुमा सकता है आपको, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में 10,000 का ओवर वैल्यूशन है, तो भाई साहब पिछले साल के 10,000 को ओवर वैल्यूशन है, तो इस साल भी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूशन हो गया। 10,000 का हमने कितना लिख दिया सर? 20,000। तो जैसे इधर 1,26,000, 20 और 1,00,000 कितना हुआ? 1,20,000। तो 16,000 के प्रॉफिट के स्थान पर कितना हो जाएगा सर? यहां पर प्रॉफिट फिर 16 नहीं आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा 6,000। तो सर ओपनिंग स्टॉक इधर की जोड़ बढ़ जाएगी तो बैलेंसिंग फिगर जो प्रॉफिट आता है वो क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक अगर कम कर देंगे, 10,000 की जगह अगर ओपनिंग स्टॉक हम 5,000 कर दें, ओपनिंग स्टॉक हम कितना कर दें सर? ये परचेज है आपकी 1,00,000, ओपनिंग स्टॉक 10,000 लिखना था, गलती से 5,000 लिख दिया। ओहो, गलती से क्या लिख दिया सर? 5,000 लिख दिया गलती से। तो इधर की जोड़ 1,26,000, 1,00,000 गया, पीछे 26 बजा, 5 गया, पीछे 21 बजा, तो फिर प्रॉफिट सर 16 नहीं होगा, फिर प्रॉफिट कितना आएगा सर? 21,000। तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ जाए, सॉरी घट जाए, हमने घटाया, तो प्रॉफिट क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। तो ओपनिंग, और आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, ना रटना है ना कोई बात। आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोले तो आप क्या करना, सीधी सी बात करना, ओपनिंग स्टॉक लिख लेना 10,000,
क्लोजिंग स्टॉक लिख लेना 20,000, सेल लिख लेना 1,00,000, जितनी भी सेल लिखो उससे कम लिख लेना प्रॉफिट, मतलब सेल मान लो इसकी कॉस्ट मान लेना कितनी मन में कि भी मैंने 80 मानी, तो प्रॉफिट कितना हो गया इधर जोड़ कर लो सर 1,20,000। टू परचेज मान लेना आप 1,00,000, ठीक है, तो 1,20,000 इधर 1,10,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट मान लेना आप 10,000। लॉजिकली दिमाग में अब सोचना, मैं गलती से क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखूंगा ये जोड़ बढ़ेगी तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर मान लो ये क्लोजिंग स्टॉक कम लिखूंगा तो प्रॉफिट घटेगा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखूंगा तो प्रॉफिट क्या होगा सर कम होगा, ओपनिंग स्टॉक कम लिखूंगा इधर की जोड़ कम लिखेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फाइनली डेबिट की जोड़ अगर कम लिखेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर ये डेबिट की जोड़ के कोई खर्चे कम कर देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपको एक तो याद रखनी है, ठीक है बच्चे लोगों, ओके सर ये याद रख लेंगे, ठीक है, ऐसा बना के आपको सेट करना है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से उठाए जाते हैं, फिर क्या होगा मान लो अगर ये सारे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बैलेंसिंग फिगर आपको निकालना आता है, फिर आपको खूब सारे एलिमेंट्स देंगे, इन एलिमेंट्स से आप ये क्लोजिंग स्टॉक निकालो, प्रॉफिट निकालो, परचेज निकालो, सेल्स निकालो, कुछ भी निकालना आ जाएगा, मैं सिखाऊंगा निकालना। अभी तो अपन एडजस्टमेंट तक पहुंचे नहीं, अभी तक सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेडिंग अकाउंट की प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, ये आपके इंश्योरेंस क्लेम में भी काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, आ जाओ, आ रहा है समझ में सर, आ गया समझ में। अब देखते हैं अपन कोई नई चीज, ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का समझ इफेक्ट समझ में आ गया, ये आपको ऐसे खाते बना के सेट करना है, ठीक है सर कर देंगे हम। तो अब मैं कर रहा हूँ भाई साफ इसको, वापस इस पेज को कुछ चीज सिखाने के लिए लिया था मैंने, उसके लिए कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक तो रख ही रहे हैं हम, ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो क्या होगा, ये अपना एक नया कॉन्सेप्ट है, ये भाई उतारने में काम, मतलब इसको देख लेना समझ में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट भी सर बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक जब घटेगा तो प्रॉफिट भी क्या होगा सर घटेगा, प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक चेंज होने से प्रॉफिट भी क्या फर्क पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक चेंज होने से प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा, ये मैंने शॉर्ट में आपको दिखा दिया है। ठीक है बच्चे लोगों, ओके बच्चा पार्टी आ जाओ यहाँ पर, वापस आ जाइए। सॉरी बच्चों, कुछ मेरे से एज में बड़े भी हो, बच्चा पार्टी बोलूँ तो नाराज मत होना, आदत पड़ी हुई है मेरी, कुछ हम आदतों से मजबूर हैं। यहाँ आ जाओ, अब मेरा भाई ओपनिंग स्टॉक कितना, ओपनिंग स्टॉक सर 10,000, टू परचेज कितना, परचेज था सर हमारा 1,00,000। अब एक नई चीज खर्चे जोड़ दो, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितनी 6,000, सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है बाद में समझाएंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, इधर बाई सेल्स वही चलेगी भाई सर 96,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना वही 30,000, हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि टोटल अपने अच्छे से याद रहे। इसकी टोटल 1,26,000, सर इसमें से 1,26,000 माइनस करो सर 10, 1,10,000 16, 1,16,000, तो प्रॉफिट कितना बच गया सर 10,000, ये बच गया प्रॉफिट हमारा 10,000, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट आ गया। ये डायरेक्ट खर्चा मैंने एकदम हेड के रूप में लिखा है, इसके अंदर खूब सारे खर्चे होते हैं। मार्केट से अपन जब चीज खरीदने जाते हैं, मार्केट से खरीद कर जब हम स्टोर रूम तक जो भी लेके आते हैं, स्टोर रूम तक का जो खर्चा होता है वो होता है डायरेक्ट। अभी सिखाऊंगा, इन चीजों को सीख लो फिर इसकी वोकेबलरी समझाएंगे अपने आपको, है ना, ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ आ जाओ, क्या आ जाए सर, देखो ये रहा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, इस ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट में पड़ा है सर, ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से डाल के पीएनएल में डालो, सर क्यों, देखो भाई इधर आ जाओ, एक्चुअल में क्या होता है, माल खरीदने से लेकर माल बेचने तक प्रत्यक्ष कमाई कितनी कर रहे हो, क्योंकि प्रत्यक्ष खर्चों को घटाया नहीं जाता। भाई देखो इधर ये पीएनएल क्यों बनाया जाता है अलग, ये बनाया जाता है अलग, ये भी तो प्रॉफिट और ये प्रॉफिट, इस प्रॉफिट में और इस प्रॉफिट में क्या फर्क है। आ जाओ भाई बच्चों मेरी बात सुनो, अब आपको एक चीज समझा ही देते हैं, डायरेक्ट खर्चे भी समझ में आ जाए कि ये आपके लिए नई चीज आ गई ना, ये क्या है, आ जाओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये हमारा मार्केट, ये मार्केट, यहां से हमने ट्रक लोड किया, ये आदमी बैठा चला रहा है, पंजाबी ट्रक मेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियां में आंसू दे गया, कि सर क्या गाने गा रहे हो,
अच्छा लगता है गाना गाना, गा लिया मैंने। अब आपको सूझ रही है मजाक, ये माल भरा हुआ है इसके अंदर। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये ठहरा बिजनेसमैन, कॉल करता, भाई साहब माल बेच देना, इतना माल लोड कर देना, परचेज करी 1 लाख की। देखो अब सिचुएशन सोचना, अपने दिमाग में कुछ सिचुएशन सोचना। 1 लाख का माल परचेज करा, परचेज कितने करा? 1 लाख का। और लोडिंग टैक्सी या ट्रक जो भी लोड कराया, 10-15 किलोमीटर का डिफरेंस था, उसने माल लोड करके अपने यहाँ पहुंचा दिया। तो यहां से यहां आने तक फ्राइट, कैरेज, कैरेज इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब माल हमारे गोदाम में आने का खर्चा। कैरेज आउटवर्ड भी लगेगा, जब हम दूसरे को या डिलीवरी अगर अपनी तरफ से करते हैं तो कैरेज आउटवर्ड। लेकिन मार्केट से यहाँ स्टोर रूम में ये गाड़ी वापस क्या होगी? अनलोड होगी। यहाँ तक के खर्चे कैरेज इनवर्ड। हमारा सर था 3,000। ओहो सर, रास्ते में लगी ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई का मतलब चुंगी, रास्ते में टोल टैक्स पड़ रहा था, चुंगी नाके लग रहे थे, वो कुछ खर्चे लग गए। वो कितने थे सर? टोटल 1,000 रुपये, है ना। अगर मान लो ये अपना मार्केट विदेश में हो, तो वहां से अगर माल यहाँ आएगा तो कुछ खूब सारे शिप चार्ज लगेगा, पोर्ट चार्ज लगेगा, ऑक्ट्राई लगेगी, कस्टम ड्यूटी लगेगी, है ना, फॉरेन टैक्स लगेंगे, खूब सारी चीज लगेगी, उसे परचेज बढ़ जाएगी। तो माल के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में खर्चा हो रहा है। प्रत्यक्ष रूप में माल भर के अपन जो लेके आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे? इस माल के ऊपर गोदाम में खूब सारा माल पड़ा है, एक ट्रक पूरा ही पड़ा है, पूरा का पूरा एक ट्रक माल यहाँ पड़ा है, पूरा का पूरा एक ट्रक और यहाँ माल पड़ा है ना, एक ट्रक का माल यहाँ खाली कर रखा था। तो ऐसे ही करते हैं, मेरे 1,000 ट्रक आती है भाई, लेकिन पर्टिकुलर इस गोदाम के अंदर जो माल पड़ा है उसके ऊपर तो खर्चे हो ही रहे हैं, वो सबके साथ हो रहे हैं, अलग अलग बांटा नहीं जा सकते। अभी मैं आगे और बताऊंगा डायरेक्ट के बारे में, लेकिन अभी एक चीज समझो, ये जो माल अपन लोड करके आ रहे हैं इसके ऊपर ये प्रत्यक्ष रूप से खर्चा लग रहा है। 1 लाख के ऊपर लग गया 3,000 का खर्चा, और लग गया 1,000 का खर्चा, ऑक्ट्राई का खर्चा, है ना। फिर इसको लोड करने का, अनलोड करने की लग गई वेजेज, वेजेज कितनी लग गई सर? 2,000। तो टोटल ये खर्चा कितना आ गया सर? ये 6,000। तो मैंने इसका नाम दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 6,000 यहाँ पर। तो ये माल की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। मान लो हम एक एलईडी टीवी लेके आए, दिल्ली से इंपोर्ट करवा दी, या आपने जो भी नई सिटी आपके पास लग रही है उसको देख सोच लो, वहां से हमने इंपोर्ट करा ली। हमने 1 लाख में वो एलईडी खरीदी, 65 इंच की बड़ी डिस्प्ले वाली एलईडी खरीदी। और वहां से भाड़ा लग रहा है, वहां से पैकिंग का, उसको स्पेशल पैकिंग करने का खर्चा लग रहा है, वो हमारी तरफ से लग रहा है, हम उसको पे कर रहे हैं। तो भाई साहब वो उसकी कॉस्ट को बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अगर 10 टीवी आ रही है, टीवी के साथ गेहूं आ रहे हैं, गेहूं में पैकिंग चार्ज नहीं लग रहा, टीवी में अलग ही लग रहा है, टीवी कांच का आइटम है, उसको संभाल के लाने का अलग पैसा लेगा वो, कि वजह टूट फूट हो जाएगी। तो हमने क्या करा? उसका इंश्योरेंस करा दिया माल का, रास्ते में आ रहे हैं माल का इंश्योरेंस कराया। तो पर्टिकुलर इस माल पे जो जो खर्चे आएंगे वो सब क्या होंगे? इंश्योरेंस ऑन गुड्स, इंश्योरेंस ऑन फ्राइट, मतलब बढ़ेगा बीमा, मतलब माल जब हम यहाँ से यहाँ तक लेके आते हैं ना, रास्ते में माल जब आता है इसके ऊपर इंश्योरेंस कराया एक्सीडेंट का, तो उसके बाद अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हमारा वो पैसा गया, तो वो खर्चा किस पे आया? माल पे। अगर माल हैवी रिस्की वाला माल है तो यहाँ से यहाँ आने में हमें जो कुछ खर्चे करने पड़ेंगे वो क्या होंगे? प्रत्यक्ष खर्चे होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिस्ट पढ़ाऊंगा मैं, इसका परफॉर्मा दूंगा पूरा, जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट होगी, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब माल आता है तो भाई साहब जो खर्चे लगते हैं स्टोर रूम से आने से पहले तक के, वो सारे खर्चे होते हैं प्रत्यक्ष, वो सारे खर्चे आते हैं सर ट्रेडिंग में। सर अब ये ट्रेडिंग में क्यों आते हैं ये बताओ हमें, तो P&L में क्यों नहीं आते? इधर देखो, माल की अब तक की कॉस्ट कितनी होगी सर? 1,06,000। तो हमें पता होना चाहिए ना माल की कॉस्ट कितनी होगी? 1,06,000 माल की कॉस्ट हो गई। तो माल का पूरा हिसाब किताब ट्रेडिंग में होता है, व्यापारिक हिसाब किताब, ट्रेडिंग करने का हिसाब। नाम भी क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। माल खरीदने से माल बेचने का जो खर्चा होगा, माल के ऊपर आने वाली कॉस्ट और माल को बेचने तक के खर्चे जो होंगे, उसमें से सारे नहीं, परचेज के खर्चे यहाँ तक और बेच दिया, तो इस परचेज की कॉस्ट को ये 6,000 बढ़ा रहा है, तो अपने 1,06,000 का माल हो गया। अब इस सब में से उस माल को कितने में बेचा? 96,000 में बेचा, तो 16,000, 6,000 खर्चे, 16,000 प्रॉफिट में से काट के पीछे कितने बच गए? 10,000। पहले अपने कितने बचे थे? 16। तो प्रत्यक्ष खर्चे अगर हमारे कुछ और हो रहे हैं 6,000, तो यहाँ 10 ही बचेगा। प्रत्यक्ष खर्चे सर हमारे नहीं हो रहे तो यहाँ 16 बचेगा। ठीक है, अब मान लो ये प्रॉफिट हमारा लिखेंगे हम यहाँ। सर यहाँ पर क्यों लिखेंगे? अब हमारा ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट हम यहाँ से उठा के यहाँ पर टिकेंगे। सर इधर क्यों लिखेंगे? मैंने बताया था कोई भी अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट की कैड हो जाएगी, कैड की
डेबिट हो जाएगी। ओके सर, तो यहां से प्रॉफिट आ गया, यहां बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना 10,000। अब मेरी बात सुनो, खूब सारे टरके पड़े हैं। अब इसका लग रहा है रेंट, रेंट लग रहा है, स्टोर का रेंट लग रहा है। अब ये माल आया 4 दिन पड़ा रहा, कुछ माल 3 महीने 6 महीनों से पड़ा है, कुछ माल 1 महीने से पड़ा है, कुछ माल 15 दिन का पड़ा है, कुछ माल 2 दिन का पड़ा है, कुछ माल आधे दिन का पड़ा है, कुछ माल अभी अनलोड हो रहा है, कुछ माल वापस लोड हो रहा है। तो सर हम पर्टिकुलर जो रेंट दे रहे हैं ना, माल के ऊपर बांट नहीं पा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप पर माल के ऊपर खर्चा हो ही नहीं रहा है। ये खूब सारा माल पड़ा है, किराने की दुकान है, खूब सारा अलग अलग तरह का माल पड़ा है, फर्नीचर की भी दुकान है, वो सब बड़ा माल। मान लो कि भाई सिर्फ किराने की दुकान है ना, फिर भी अगर पर्टिकुलर माल पे कितना खर्चा आ रहा है हम नहीं बता पा रहे हैं सर। यहाँ से माल लोड किया, हम पर्टिकुलर माल पे खर्चा आ रहा है वो हम बता पा रहे हैं तो इसमें आएगा। मान लो रास्ते में ही हुआ और पर्टिकुलर माल के ऊपर हम खर्चा नहीं बता पा रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा। तो इसको हम रेंट को हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, इस रेंट को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट। मान लो यहाँ पर एक स्टोर कीपर है, ये बंदा स्टोर कीपर है, इसकी सैलरी, अब ये सैलरी ले रहा है इसमें माल की देख रेख की। अब 1 महीने में कौन से माल पे इसने कितनी देख रेख की बता सकते हैं क्या? वॉचमैन हो गया, रात में देख रेख करने वाला, लाइट लग रही है रोशनी के लिए, अब लाइट का जो बिल आ रहा है कौन से माल के लिए कितना लाइट का बिल खर्चा डालेंगे, कौन सा माल कितना टाइम पड़ रहा है, पता चलता है कि हम इतना बिल इसके ऊपर ध्यान रखेंगे तो फिर क्या होगा। मतलब कि खरीदने तक के खर्चे हो गए, डायरेक्ट खरीदने के बाद या स्टोर में आने के बाद सेल्समैन रख रहे हैं, स्टोर कीपर रख रहे हैं और खूब सारे खर्चे कर रहे हैं। वो सर खर्चे खूब सारे माल में हो रहे हैं, माल आ रहा है, माल जा रहा है, माल आ रहा है, माल जा रहा है, उसको रखने के लिए हमने लेबर लगा रखी है, उतारने के लिए लेबर लगा रखी है ना, हमने कि सेल्समैन लगा रखे हैं, शोरूम की लाइट के खर्चे, अपने गोदाम की लाइट के खर्चे खूब हो रहे हैं। हमारा उस खर्चों को पर्टिकुलर किसी माल पे थोप नहीं सकते, पर्टिकुलर उस माल की किसी की कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो भाई साहब ये ऐसे खर्चे हैं जो किसी निश्चित माल पे नहीं लग रहे, सबके रूप में सामूहिक रूप में लग रहे हैं, तो इनको इनडायरेक्ट खर्चे मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट, और रेंट दे रहे हैं 1,000 रुपया, टू सेल्समैन सैलरी वो दे रहे हैं हम 500 रुपया, टू इलेक्ट्रिसिटी वो दे रहे हैं 500, यही खर्चा होता है हमारा। मान लो तो 10,000 में से 1,000 500 और 500 2,000 खर्च हो गए, तो टू नेट प्रॉफिट कितना बचा सर? नेट प्रॉफिट बच गया 8,000। अगर ये खर्चे हुए ज्यादा तो नेट लॉस, लॉस का भी कॉन्सेप्ट उठाएंगे, टेंशन मत लो। ये आगे नेट प्रॉफिट, अभी एक एक चीज को समझो आराम से भाई, अभी बड़बड़ती मत खाओ। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को लो, स्टार्टिंग में घाटा नहीं। आपको सर पढ़ना बंद कर दो, हम तो स्टार्टिंग में ही घाटा खा रहे हो। इधर आ जाओ, 10,000 में से ये खर्चे हो गए, पीछे कितना बचे 8,000 का, ये अपना नेट प्रॉफिट हो गया। सर ये 8,000 कैसे आया? कुछ बच्चे सोचते होंगे अरे भाई टोटल करो ना, इधर की टोटल कितनी 10,000, इस 10,000 में से ये खर्चे निकाल दो, ये टोटल में से 10,000 दोनों की टोटल बराबर होती है, इधर की टोटल इधर टोटल, ये वाले 10,000 यहाँ लिख दिए। अब ये हुए 2,000 500 500 1000 कितना हुआ 2,000, 10 में से 2 गए 8,000, नेट बैलेंसिंग फिगर 10,000 में से ऊपर वाले खर्चे निकाले 8,000 का फायदा हो गया, 10,000 में से ये खर्चे हो गए, यानी प्रॉफिट है। तो इसलिए होता क्या है, अब मेरी बात सुनो सर, डायरेक्ट खर्चे ऐसे क्यों लगाए जाते हैं? एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्ट खर्चे अगर मेरे जो आ रहे हैं ना, तो मेरी देखो इन खर्चों को बढ़ाया घटाया जा सकता है। वॉचमैनिंग खुद कर लूं, टॉर्च लगा के रात भर देख रेख कर दूं, हूं कंजूस नहीं रख सकता आदमी। सेल्समैनिंग खुद कर लूं, अरे भाई आ जाओ, सारी रात तो जग रहा था टॉर्च लेकर, दिन में बैठा था काउंटर पे, है ना, फिर अकाउंट का हिसाब कर रहा, ऑडिट भी खुद नहीं करी, है ना, प्रिंट निकालने की इलेक्ट्रिसिटी थी, सोलर प्लांट लगा रखा है, पड़ोसी के तो बिल आ रहा है, मेरे तो सोलर से बिल ही नहीं आ रहा है। तो इनडायरेक्ट खर्चे जरूरी नहीं है कि हो, इनडायरेक्ट खर्चे मेरे अलग हो रहे हैं, पड़ोसी के अलग हो रहे हैं, उसके अलग हो रहे हैं, पड़ोसी सेल्समैन रख रहा है, मैं सेल्समैन नहीं रख रहा। मतलब कि इनडायरेक्ट खर्चे जरूरी नहीं हो कि बिजनेस में हो, लेकिन डायरेक्ट खर्चे तो भाई लाने ही पड़ेंगे। अब दिल्ली से माल ट्रक से ही आएगा, ठीक है सर, ऐसा करो ट्रक घर का खरीद लो, ठीक है नो डाउट कोई बात नहीं, ट्रक आपने घर, तो यही तो मैनेजमेंट होता है। आगे जाके बड़ी क्लासों में क्या होता है, कैपिटल मैनेजमेंट सिखाया जाता है। भाई अगर आप ट्रक घर का खरीदोगे तो 10 लाख का ट्रक हो गया, नहीं सॉरी कितना हो, 50 लाख का मानो ट्रक हो गया, 50 लाख ट्रक जैसे ही होगा तो भाई फ्यूल इसके अंदर आता है,
फ्यूल कहाँ से लाओगे? उसको तो क्या अभी घर पे बना देंगे, पॉसिबल नहीं है ना। तो फ्यूल का खर्चा, माल खरीदने से लेकर यहाँ तक लेके आओगे तो ट्रक का चलो कैरेज नहीं लगेगा, ये कैरेज नहीं लगेगा, कुछ तो लगेगा, फ्यूल जाएगा, जो आपने खरीद रखा है पूरे साल की डेप्रिसिएशन जाएगी, कॉस्ट जाएगी, कुछ ना कुछ तो जाएगी ही जाएगी, उसको रोक नहीं सकते ना। जो परचेज से लेकर स्टोर रूम तक के आने के खर्चों को अपन रोक नहीं सकते, सामान्यतः सबके लगते ही लगते हैं, ऐसा धने भी कंधे पे डाल के वहां से लेके आ जाओ। मतलब कि मार्केट में परचेजिंग पावर के हिसाब से बिजनेस होता है। मैं भी अगर दिल्ली से कुछ माल खरीद के लेके आ रहा हूँ एक स्टोर से, और कोई मेरा पड़ोसी लेके आ रहा है, बल्क में खरीदेगा तो सस्ता मिलेगा, कम खरीदेंगे तो महंगा मिलेगा, सीधी सी बात है। तो बिजनेस पूरा परचेजिंग पावर से टिका हुआ होता है। फिर रास्ते के होने वाले खर्चे, किसी कोई किराए के पैसे लेके आता है, कोई घर के व्हीकल से लेके आता है, तो खर्चे तो होंगे ना। तो घर के व्हीकल वाला भी क्या करेगा? उतना ही खर्चा जोड़ेगा जितना पड़ोसी के रेंट लग रहा है, क्योंकि पड़ोसी रेंट दे रहा है ना। तो मान लो 1 लाख की चीज उसके 6,000 में पड़ रही है, और वो 1,06,000 की चीज, सॉरी 1,06,000 की चीज 1,10,000 वो बेच रहा है, तो अपन क्या करेंगे? एक लॉस में बेच देंगे भाई। अपने तो कुछ चीजें घर की लग रही है, तो बेचेंगे तो ज़्यादा महीना प्रॉफिट कमाना चाहेंगे। तो परचेज मार्केट से लेकर अगर स्टोर रूम तक के जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो सिमिलर सभी बिजनेसों के लगते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। माल के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से लगने वाला खर्चा प्रत्यक्ष खर्चा कहलाता है। भाई मैं क्या सोचता हूँ, भाई जिस माल को अपन खरीदते हैं स्टोर रूम तक, उस माल को अपन लेके आते हैं, खरीदने से लेकर यहाँ तक लाने के जो भी खर्चे हुए वो सारे प्रत्यक्ष। कैसे रॉयल्टी लगेगी रास्ते में, वो तो अपन रोक नहीं सकते, लगेगी। चुंगी लगेगी, ऑक्ट्राइज जिसको बोलते हैं, पत्थर जैसे बजरी पत्थर वगैरह, इनको चुंगी लगती है। अब वहाँ से अपन लेके आ रहे हैं, टोल टैक्स लग रहा है, और टोल टैक्स लग रहा है, रोड टैक्स जिसको बोलते हैं, टोल टैक्स जिसको बोलते हैं। आते हैं कार लेके जाओ यहाँ से दिल्ली तक, पता चल जाएगा कम से कम 1,500-2,000 के टोल टैक्स लग जाएंगे। ट्रक आता है तो 3,000 के टोल टैक्स लग जाएंगे, डबल लगता है बस ट्रक में। तो बस ट्रक आता है बेचारा 3,000, अपने घर का ट्रक हो तो भी टोल टैक्स तो लगना ही लगना है। तो यहाँ से यहाँ आने तक के जिस खर्चों को रोका नहीं जा सकता, माल के ऊपर वो खर्चे लग रहे हैं, माल की कॉस्ट को बढ़ाते हैं, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं यहाँ। और जो अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, जो माल की कॉस्ट को डायरेक्ट नहीं बढ़ाते, अब ये सेल्समैन कर रहा है कि मैंने आज 5 बिस्कुट बेचे, मेरी सैलरी एक महीने की कितनी हुई, आज की कितनी हुई, आज की सैलरी 5 बिस्कुट पे डाल दो, ठीक है। कल की सैलरी 1,000 बिस्कुट बेचे, और कल की सैलरी में 1,000 बिस्कुट डाल दो। तो कभी तो माल की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, कभी माल की कॉस्ट कम आ रही है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आप है ना सारा माल बेच रहे हो, किसी एक माल को नहीं बेच रहे हो। आप एक खर्चे किसी माल पे नहीं बांटे जा सकते, सेल्समैन के खर्चे किसी माल पे नहीं बांटे जा सकते, मालिक खुद सेल्समैन नहीं कर सकता है। तो ऐसे खर्चे जो हो भी सकते हैं, नहीं हो तो भी चलेगा, इनको मैनेज किया जा सकता है, इनको कम हाथों हाथ तुरंत बढ़ाया या घटाया जा सकता है, इन खर्चों पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये भी चीज़ समझो। तो ऐसे खर्चे इसमें डाले जाएंगे, ठीक है। तो सर ये इतनी बकवास मैंने क्यों करी, पता है आप लोगों को? हाँ सर, नहीं पता। अरे सर ऊपर वाला मत मिटाना, मत मिटाना। ओके 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 ओके, ये भी मत मिटाओ सर, नया ले लो ना, नया ले लूं। ये आप इससे कुछ समझोगे? घास कटा हुआ पड़ा है, क्या समझोगे यार? आपने अगर मेरी क्लास अच्छे से देखी है तो पीपीटी देखने की जरूरत भी नहीं होगी। चलो देख लेना, नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, कुछ चीज़ समझाते हैं, साफ सुथरी होगी, उसमें से कुछ चीज़ समझ में भी आएगी, ठीक है। अपन लेते हैं 2। सर ओपनिंग स्टॉक कितने हज़ार का? 10,000 का। अब टू परचेज कितना? सर 1,00,000 का, ओके। 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने? सर 6,000 के, ठीक है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सर 10,000 का, ठीक है। बाई सेल्स कितनी? सर 96,000 की, ठीक है। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना? बोलो रे 30,000 का, ठीक है। यहाँ पर 1,26,000, 1,26,000, इधर की जोड़ भी 1,26,000। अब बाई प्रॉफिट था, इधर आ गया, बाई क्रॉस प्रॉफिट कितना? सर 10,000। उधर में सैलरी कितनी थी? 2 सैलरी थी सर 500। 2 रेंट कितना था? कुछ भी लो ना, 1,000। 2 एडवर्टाइजमेंट कर दिए, कितने? सर 500। खूब इनडायरेक्ट खर्चे खूब होते हैं, डायरेक्ट खर्चे लिमिटेड होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे खूब होते हैं, है ना। इन डायरेक्ट खर्चे याद रखना, इनके अलावा सारे इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं। कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, ज़्यादा आपके वो फेमस खर्चे होंगे, वही आएंगे आपसे एग्जाम में, वही पूछे जाएंगे, टेंशन मत लो, है ना। और ये लिमिटेड होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको सबकी, टेंशन मत लेना कि सर मार्केट देखिए यहाँ तक क्या लगता है। अब मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ बहुत ही धांसू है, कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
सीए फाउंडेशनों में तो बहुत बार पूछे जाते हैं। आ जाओ यहाँ देखो, अब यहाँ का टू नेट प्रॉफिट कितना, नेट प्रॉफिट सर 10,000 में से 2,000 गया, यहाँ पर कितना बोलो रे, 8,000 सर। ओके, इधर की जोड़ भी 10,000, इधर की जोड़ भी 10,000। तो सर आप नया क्या समझाने वाले हो, इधर आ जाओ। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। मान लो 30 जगह 40 हो गया तो यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 20 होगा तो यहाँ पर भी 20 होगा, यहाँ 20 होगा तो 18 होगा। तो भी तो मैंने क्या था, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो नेट प्रॉफिट घटेगा, सीधा फर्क पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, जितने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा उतने से ही नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट घटेगा तो जीपीबी घटेगा, नहीं सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा, ग्रॉस प्रॉफिट घटेगा तो जीपीबी नेट प्रॉफिट भी घटेगा, ये ठीक है सर। अब हुआ क्या, गलती से मुझे सैलरी को लिखना था इसमें, गलती से मुझे ये जो रेंट है, सॉरी रेंट लिखना था मुझे इसमें, मैंने स्टोर रेंट सोच के या स्टोर रेंट ही मान के, या रेंट तो इसी में आता है, चाहे किसी का भी रेंट हो, रेंट मैंने जो लिखना था पी एंड एल में, मैंने रेंट लिख दिया यहाँ ट्रेडिंग में। क्या बात करते हो सर, गलत लिख दिया आपने, तो जो खर्चे पी एंड एल में आने चाहिए थे, ये तो कोई मार्केट से लेकर स्टोर रूम तक आने का खर्चा है ही नहीं रेंट, तो सर ये खर्चा पी एंड एल में जाने वाला, पी एंड एल का एक्सपेंसेस आपने यहाँ डाल दिया, पी एंड एल का एक्सपेंसेस आपने कहाँ डाल दिया सर, यहाँ पर डाल दिया, तो क्या होगा सर, बड़ा लोचा हो जाएगा सर। क्या लोचा हो जाएगा वो देखते हैं, आ जाओ प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सर यहाँ का रेंट मैंने लिखा ही नहीं, ये भूल जाओ, इस चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सर मैंने रेंट लिखा यहाँ, रेंट कितना सर 1,000, ये लिखा, इधर की जोड़ 1,26,000, तो इधर की जोड़ सर 1,26,000 और 1,00,000 सॉरी 1,16,000 और 1,17,000, तो इधर सर प्रॉफिट अब 10,000 का नहीं होगा, 9,000 का होगा सर। ओहो, यहाँ पे प्रॉफिट 9,000 का, तो यहाँ पर सर 10,000, यहाँ प्रॉफिट फिर 7,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट 8,000 ही रहेगा, नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सर आप समझाना क्या चाहते हो, वापस जाओ, यहाँ का खर्चा कहाँ चला गया, यहाँ जीपी कितना हो गया सर, जीपी घट जाएगा, जीपी आ जाएगा 9,000, यहाँ पर 10,000, सीधा यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर भी 10 की जगह हो जाएगा 9,000। अब 9 में से 500 और 500 1000 गया, कितना बच गया सर 8,000, 9,000 में से 500 और 500 1000 गया, पीछे कितना बच गया 8,000। तो भाई ट्रेडिंग पी एंड एल की अमाउंट, कोई भी खर्चा किस में चला जाए, ट्रेडिंग में लिख दें, पी एंड एल का खर्चा ट्रेडिंग में लिख दिया है, तो नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, खर्चा चाहे यहाँ लिखो, खर्चा चाहे यहाँ लिखो, फाइनल जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन ट्रेडिंग पी एंड एल का खर्चा ये 1,000 रुपया ऊपर वाला में डाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में फर्क पड़ता है, जितना खर्चा ऊपर डाला उतने से ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर, उतने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा, उतने से क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा होगा क्या, है ना। अब गलत प्रविष्टि, गलत प्रविष्टि किसमें, पी एंड एल का खर्चा, पी एंड एल का खर्चा ट्रेडिंग में लिखते हैं तो लिखने पर, अब पी एंड एल का खर्चा ट्रेडिंग में डालेंगे, है ना, तो बस यहां बनाओ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, यहां बनाओ पी एंड एल अकाउंट, यहां का खर्चा यहां डालेंगे, है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या होगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में सर नो चेंज, चाहे यहां का खर्चा यहां डालो, चाहे यहां का खर्चा यहां डालो, नो चेंज, ठीक है, ओके। अब वापस देखो, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ये आपका पी एंड एल अकाउंट। अब हुआ क्या भाई, यहां का जो खर्चा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहां लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या होगा यहां पर का खर्चा, अब मैं क्या कर रहा हूं, वापस देखो सर, समझा रहे हैं, समझा रहे हैं तो समझो, यहां का रेंट नहीं, रेंट वगैरह सब सही लिखा हुआ है, रेंट वगैरह सब सही लिखा हुआ है ना, ये रेंट वगैरह सब सही लिखा हुआ है। गलती क्या हुई हमसे, इधर आओ देखो, सब सही लिख के बताता हूं वापस,
टू रेंट 1000 रुपये यही लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6000 था उसमें से कुछ भी खर्चा या 6000 पूरा आपने कहां लिख दिया सर, यहां लिख दिया। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने सर यहां पर नहीं लिखा, गलती हो गई या भूल गए थे। तो सर यहाँ 1,26,000 1,10,000 ही वापस गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ सर, प्रॉफिट 16,000। 6,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, नहीं तो प्रॉफिट अभी कितना था 2 मिनट पहले सर 10,000 था, 10,000 से कितना हो गया 6,000 हो गया, बोलो 16,000 हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे सर, यहाँ फिर अब प्रॉफिट क्या करेंगे ट्रांसफर, 16,000 ही करेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा फिर सर, यहाँ पर प्रॉफिट 16,000 ही आएगा। ठीक है, 16,000 में से अब जो 6,000 ऊपर लिखा हुआ था वो गलती से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ शिफ्ट हो गया टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितने हजार सर, 6,000। कोई बात नहीं, इधर की जोड़ कितनी हो जाएगी सर, इधर की जोड़ हो जाएगी 16,000। अभी 16,000 में से 500 500 1,000 और 1,000 2,000 2,000 और 6,000 8,000। तो 16 में से 8 निकालो तो नेट प्रॉफिट तो कितना है भाई सर, 8,000 ही है ना, 8,000 ही है। तो सर ओके 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 ओके। तो सर अब इसको हमें क्या याद रखना है, आपको क्या याद रखना है वो बता रहे हैं हम आपको। गलत प्रविष्टि को अपन अब शॉर्ट में तरीके से लिखते हैं, शॉर्ट में ट्रिक में से लिखते हैं, ट्रिक में से लिखते हैं ऐसा कुछ गलत प्रविष्टि। ट्रेडिंग अकाउंट ये रहा, और ये रहा पी एंड एल अकाउंट, है ना। अब देखो दो एरो बना रहा हूं, इसका खर्चा चाहे यहां चला जाए चाहे इसका खर्चा एक्सपेंसेस यहां चला जाए या इसका एक्सपेंसेस यहां आ जाए, तो क्या होगा केस नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा किस में चला जाए सर, पी एंड एल अकाउंट में चला जाए। ट्रेडिंग का खर्चा किस में चला जाए सर, पी एंड एल अकाउंट में चला जाए। यहां का खर्चा सर यहां चला जाए, तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा सर, बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट में क्या होगा सर, नो चेंज। ठीक है, अब वापस ये हो गया, एक साथ ही करा देते हैं, यहां लिखा देते हैं कुछ खर्चे, एक एरो बना रखा है इसको साफ कर दो, इसको हम कर चुके हैं, 2-3 अपन एरो लिख देते हैं। हाँ, ट्रेडिंग का खर्चा अगर पीएनएल में आ जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा भाई सर, ग्रॉस यहाँ का खर्चा कम हो गया, आगे वाला में खर्चा बढ़ गया, यहाँ क्या हो गया ग्रॉस प्रॉफिट सर बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट नो चेंज, क्योंकि यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा हुआ, यहां बढ़ा हुआ आएगा तो ये खर्चा ऊपर वाला ना होकर नीचे वाला, खर्चा में कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या आती है पता है, खर्चे को इनकम लिख दिया, अब खर्चे को इनकम लिखेंगे तो भाई डबल से फर्क पड़ेगा, एक तो खर्चा कम हुआ वो घाटा नहीं, और एक तो 6,000 घटाना था और एक आपने 6,000 इनकम लिख दी तो प्रॉफिट 12,000 से बढ़ जाता है। सर ये क्या बता रहे हो, अब आ जाओ, है ना। तो भाई ट्रेडिंग की अमाउंट सर पीएनएल में चली गई तो प्रॉफिट जीपी क्या होगा यार, कभी भी देखो तो याद आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ऐसे कुछ लिखते हैं। यहां आ जाओ वापस, ट्रेडिंग अकाउंट एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। ये अगर ट्रीटमेंट हो गया, ट्रेडिंग से अमाउंट किस में चली गई पी एंड एल में, यहां से अमाउंट यहां चली गई तो जीपी क्या हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट सर बढ़ जाएगा और नेट प्रॉफिट नो चेंज। ये हो गया पहला खर्चा। आ जाओ दूसरे पे, रेड में लिख देते हैं, पी एंड एल अकाउंट्स का एक्सपेंसेस
ट्रांसफर टू ट्रेडिंग में, मतलब P&L का खर्चा किस में चला जाए, ट्रेडिंग में चला जाए, ऊपर वाले में चला जाए। मतलब ये क्या, ये समझ में आता है, ट्रेडिंग ये P&L, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट, ये सर P&L अकाउंट, यहाँ का खर्चा यहाँ चला गया तो क्या होगा, नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट सर कम हो जाएगा, दूसरा P&L पर नो चेंज, खर्चा चाहे खर्चे की तरफ लिखा होना चाहिए, यहाँ का खर्चा ऊपर जाए चाहे ऊपर वाला खर्चा नीचे आए, ट्रेडिंग का खर्चा चाहे P&L में जाए चाहे P&L का खर्चा ट्रेडिंग में आए, नेट प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खर्चा तो खर्चा ही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ का खर्चा ऊपर लिख देंगे तो ऊपर वाला प्रॉफिट घट जाएगा, और ऊपर वाला खर्चा अगर नीचे लिख देंगे तो ऊपर वाला प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आपको दिमाग में ना, ऊपर वाला खर्चा नीचे जाएगा, यहाँ का जीपी बढ़ जाएगा, और यहाँ का खर्चा ऊपर जाएगा, यहाँ का जीपी घट जाएगा, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके सर, ये समझ में आ गई, अब और आगे समझा दो, आ जाओ यहाँ पर। और क्या समझाना था सर, खर्चा अगर इनकम में लिख दें तो क्या होता है, चलो आ जाओ बनाते हैं बायोडाटा पूरा इसका। पहले टू ओपनिंग स्टॉक कितना सर 10,000, ओके भाई। टू परचेज कितना सर 1,10,000, नहीं सर 10,000, 1,00,000 ही लिखो यहाँ पर। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना था सर 6,000, बाई सेल्स कितनी थी सर, सब याद हो गया हमको तो 96,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना था सर 30,000। हम तो सर यही परफॉर्मा वहाँ छापेंगे एग्जाम में, अब जो क्या गलती हुई क्या नहीं हुई उसके लिए तो लिख देंगे। ओके बच्चा लिख देना। अब मैं बताया बार बार ये क्यों करा रहा हूँ, इससे आपको परफॉर्मा भी याद हो जाएगा, परचेज इधर, ओपनिंग स्टॉक इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर, सब चीज़ें माइंड गेम के साथ चल रहा है, आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं हम, माइंड के साथ गोटियाँ खेल रहे हैं ताकि गोटी सही जगह जाके लगे और माइंड में जाके सेट हो जाए। आ जाओ अब सही। टू नेट प्रॉफिट कितना हुआ, कहाँ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ होता है सर, सही बोला करो सर, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट होता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ सर, इधर की जोड़ याद हो गई सर 1,26, इधर की जोड़ में सर 1,26, क्यों आप आ रहे हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1,26 में निकालो 6 गया, 20 बच गया सर 10,000 याद हो गया सर। तो इधर वाला प्रॉफिट डाल दो P&L में, बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना सर 10,000। अब देखो इधर दो खर्चे थे, तीन खर्चे, टू रेंट, रेंट था 1,000, टू एडवर्टाइजमेंट 500, कुछ जरूरी नहीं है कोई भी खर्चे ले लो, टू इलेक्ट्रिसिटी कितने 500। तो सर 10,000 में से 2,000 गया तो टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट सर 8,000, कोई दिक्कत नहीं है ना, अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पढ़ाना क्या चाहते हो वो बताओ, टाइम बहुत खराब हो रहा है सर, ये सब पीपीटी बना के लाना चाहिए था आपको, बेटा पीपीटी बनाने में टाइम लगता है, डायग्राम बना के लाया इसमें भी टाइम लगता है, बना के देखो आप 10-15 डायग्राम एक बार कंप्यूटर के अंदर। हाँ आ जाओ। अब देखो एक्चुअल में मैं ये पीपीटी बना के ला सकता था बेटा, लेकिन आपको टर्म याद नहीं होती, परचेज किधर आता है, सेल किधर आता है, बट आप बोर हो गए हो, आप ये चीज समझ गए सर हमको आता है, बोले डायरेक्ट आप प्रॉफिट लिख दो, है ना। अब आप बोर हो गए हो, क्यों सर हमको उल्टियाँ हो रही है सर, उधर कौन सी चीज आती है हमको सब समझ में आने लग गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अब हुआ क्या, ये तो है हमारा सही काम, अब अगर सही करते तो ये होता, और प्रॉफिट कितना था 8,000। अब रेंट को डेबिट में लिखने के बजाय कैड में लिख दिया, हमने कहा रेंट दिया, अकाउंटेंट ने सुन लिया रेंट आया, या रेंट लिया, हमने बोला दिया, उसने सुना लिया, और उसने गलत कर दिया। तो उसने क्या करा पता है सर, उसने क्या करा, यहां तो कुछ और तेरी तो ये क्या है रे, उसने क्या करा पता है सर, यहां तो उसने कुछ लिखा ही नहीं, एक्चुअल में प्रॉफिट अगर वो लिखता तो प्रॉफिट कितना आता भाई हमारा सर, प्रॉफिट आता यहाँ 8,000। तो सर ये क्यों करते हो, लैंड फेर दो ना, हमें ऐसे ही समझ में आएगा ताकि अच्छे से समझ में आए। तो भाई साहब उसने ये चीज तो लिखी नहीं, अगर ये चीज लिखता तो प्रॉफिट कितना आता सर 8,000, उसने लिख दिया बाई रेंट, या तो या इनकम में लिखो या ऊपर की इनकम में लिखो, बाकी गलतियां यही होती है। ऊपर तो पता है सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा कुछ आता नहीं है। अब देखो मैं भी परचेज रिटर्न मैन, परचेज सेल्स रिटर्न मैन, लॉस ऑफ गुड्स, उनमें नहीं घुसा रहा हूँ, पहले ही परफॉर्मेंस याद हो जाए, इनके मेथड तो समझ में आए कुछ चीज़ें, फिर आपको एडजस्टमेंट करा दूंगा, आउटस्टैंडिंग एडवांस वगैरह सब इसके साथ करा दूँ, फिर उन्हीं के ही खर्चे डालेंगे इसके अंदर।
है ना भाई, वो खर्चे ही रहेंगे, बाकी और कुछ नहीं रहेगा, ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा, फिर बैलेंस शीट तक अपन पहुंच जाएंगे। टेंशन मत लो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहो, फाइनल अकाउंट पूरा कर लो, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा ट्रिकली पढ़ा रहा हूं मैं, गारंटी से फाइनल अकाउंट आपका अच्छा हो जाएगा। टाइमिंग क्या हुआ बच्चे लोगों, अभी टाइमिंग बहुत पड़ा अपने पास, आ जाओ, जिंदगी पूरी पड़ी है सर। रेंट यहाँ 1000 रुपये लिखने बजाय 1000 रुपये उसने ये लिख दिया। मैंने क्या कहा, खर्चा कितने का था, 1000 से, खर्चे को अगर 1000 की इनकम बना दे, 1000 के खर्चे को P&L में 1000 की इनकम बना दे, तो प्रॉफिट 2000 से बढ़ जाएगा, डबल से बढ़ जाता है। ये आपके रेक्टिफिकेशन एरर में भी बहुत काम आने वाला है बंधु। सर इसका मतलब आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा रेक्टिफिकेशन एरर भी करा रहा हो, हाँ यही तो एरर है। क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ेगी, गलती हो गई, क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ा दिया, ओपनिंग स्टॉक गलती से बढ़ा दिया, क्लोजिंग स्टॉक गलती से घटा दिया, तो ये आपके उसमें भी जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम में भी है, मतलब कि भाई साहब काम आने वाला है, दासू फाइनल अकाउंट आपके काम आने वाला है। आ जाओ, तो इधर की जोड़, फिर अगर उसने ये गलती कर दी तो गलती में वो क्या और गलती करेगा, गलती में जोड़ गलत लगाएगा, प्रॉफिट गलत निकालेगा, फिर यहाँ वो कितना करेगा, तो काट दो ना सर, साफ करने की जरूरत कहाँ है। तो यहाँ फिर वो क्या करेगा सर, 10,000 नहीं करेगा, यहाँ पे वो करेगा 11,000। अब 11,000 में से 500 और 1,000, 500 और 500 1,000 गया, 11,000 में से ये 500 और 500 ये दो ही लिखा हुआ है, ये 1000 गया, पीछे कितना बच गया सर, फिर यहाँ 8,000 नहीं आएगा, 11 में से 1,000 गया, यहाँ 10,000 आएगा। नोटिस करो बंधु लोगों, यहाँ पर गलती कितने से की, एक इधर के खर्चे को इधर इनकम बना दिया, इधर डेबिट में आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉस, इधर क्रेडिट में आते हैं इनकम एंड प्रॉफिट, आते हैं ना। मैंने ये बताया नहीं इधर ये आता है नहीं इधर आता, मैंने डायरेक्ट बताया जीपी को ट्रांसफर किया, क्योंकि मैं ट्रांसफर करना भी आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर इधर लॉस होगा तो वो इधर जाएगा, लॉस अपने आप इधर आएगा, बैलेंस शीट फिर वो इधर चला जाएगा अपने आप, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो सर, हमने एक एक्सपेंसेस को, P&L के एक्सपेंसेस को इनकम मानना, P&L के खर्चे को आय पक्ष बोलो या CR पक्ष बोलो, मैं लिखा माना रेंट एक्सपेंसेस था, हमने सॉरी क्या एक पेन, हमने उसे व्यय माना, रेंट 1000 रुपए, रेंट एक्सपेंसेस 1000 रुपए, कितना रुपया 1000 रुपए, तो रेंट एक्सपेंसेस कितना था सर, ये 1000 रुपए था। तो प्रॉफिट इस गलती से क्या माना हमने, उसे व्यय माना, व्यय का मतलब खर्चा माना, तो क्या होगा P&L में नेट प्रॉफिट 2000 से बढ़ेगा। मान लो यहाँ 2000 की गलती करते तो 4000 से बढ़ता, 4000 की गलती करते तो 8000 से बढ़ता, सर प्रॉफिट डबल हो जाता, क्योंकि एक तो यहाँ लिख नहीं रहे, एक यहाँ अलग से डाल रहे, एक तो खर्चा हटा दिया तो 1000 से तो प्रॉफिट ये बढ़ गया खर्चा हटाने से, 1000 आप इनकम बढ़ा रहे हो तो इनकम 1000 से इनकम बढ़ गई, 1000 से खर्चा घट गया तो 2000 से इफेक्ट आ गया। अगर सर ऐसा कैसा, अगर कोई इनकम थी 1000 की उसको खर्चा बना दिया, तो इनकम को खर्चा या खर्चे को इनकम, है ना, गलती, इनकम से क्या कर दिया एक्सपेंसेस, या एक्सपेंसेस से क्या मान लिया इनकम, तो ये जो भी हुआ है प्रॉफिट पर दोहरा प्रभाव पड़ेगा, लाभ पर दोहरा प्रभाव पड़ेगा, दोहरा प्रभाव पड़ेगा मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो डबल हो जाएगा। अगर ये रेंट अगर इनकम था और गलती से इसने खर्चा बढ़ा दिया, एक तो इनकम कम कर दी 1000 से, 1000 से खर्चा बढ़ा दिया, तो प्रॉफिट क्या होगा, 1000 से तो इनकम कम हुआ, 1000 से खर्चा बढ़ गया, तो क्या होगा भाई 1000 से इनकम कम हो गई, बिल्कुल सर 1000 से टोटल बढ़ गई, एक यहाँ से खर्चा बढ़ गया तो ये और प्रॉफिट कम कर दिया, तो वही की वही दोहरा, मतलब कि 1000 की इनकम को अगर 1000 खर्चा बना दें तो भाई साहब आपका प्रॉफिट 2000 से घट जाएगा, है ना। और
1000 के खर्चे को 1000 की इनकम मान ले तो भी प्रॉफिट 2000 से घट जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर, ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपके गलतियां हो जाए तो फाइनल अकाउंट में गलतियां हो जाए तो क्या होगा। अब फाइनल अकाउंट बनते कैसे हैं, फाइनल अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कैसे क्या होता है। ये ट्रेडिंग पी देखो, ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्रीज होती है ओपनिंग स्टॉक के साथ, क्लोजिंग स्टॉक के साथ, जो कि क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। अब आपके इस फाइनल अकाउंट के साथ मैं आपको क्लोजिंग एंट्री कराने वाला हूँ, बैलेंस शीट के साथ ओपनिंग एंट्री कराने वाला हूँ, फिर आपको इसी में एडजस्टमेंट एंट्री कराने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई साहब ये प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ तक का हिसाब किताब हो गया। अब आगे चलते हैं एक बार और। हाँ, और मुझे क्या बताना था, इतना पेपर बना रखा है, शायद ऊपर ही एक साथ बता दिया क्या? क्या बताना है, रेसिपी एक्स्ट्रा पेपर क्यों है भाई? तब तूने बनाया था तब की सोच के बनाया था क्या? ऊपर मैं ये करा चुका हूँ, क्लोजिंग स्टॉक निकालना बता चुका हूँ, परचेज निकालना बता चुका हूँ, चलो प्रॉफिट निकालना भी बता चुका हूँ। प्रॉफिट तो निकालना इधर ओपनिंग, परचेज, खर्चे, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट फिगर से प्रॉफिट आ जाएगा। प्रतिशत के प्रॉफिट बताना है, ये ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, प्रॉफिट लॉस का देखो भाई, लॉस का ट्रीटमेंट बताने के लिए बताया था। टू ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई सर? 10,000। टू परचेज कितना? परचेज करा हमने सर 1,00,000 का, ठीक है। अब टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए 6,000 के, बाई। तो मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों लिख रहा हूँ पता है? फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की आपके सामने प्रोफॉर्मा में लिस्ट आएगी तो याद रहेगा ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होते हैं, ये सब ट्रेडिंग में ही आते हैं सारे। डायरेक्ट प्रत्यक्ष व्यय किस में आते हैं? व्यापार खाते में। अप्रत्यक्ष व्यय किस में आते हैं? लाभ हानि खाते में। धीरे धीरे थोड़ी प्रिपेयर हो रही है आपकी, टेंशन मत लो, है ना। ओके सर, सेल्स कितनी थी? अभी हमें लॉस का क्वेश्चन बनना है। 80,000 का माल कितने में बेचा था? 86 में, तब हुआ हमें प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे, 80,000 माल कितने में बेचेंगे सर? 70,000 में। भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना सर? वही 30,000। तो भाई इधर के खर्चे ये हो गए, इधर के खर्चे ये हो गए, तो मैं नॉर्मली देखूँ ना, 70 और 30 1,00,000 रुपए होता है, तो लाख तो सर हमारी परचेज ही पड़ी है इधर, तो लाख रुपए सर हमारी परचेज ही पड़ी है। इसका मतलब इधर की जोड़ ज्यादा होगी तो पहले इधर की जोड़ कर लो, 1,10,000 6 16,000, इधर की जोड़ होगी 1,16,000। अब इधर की जोड़ भी टोटल कितनी होगी? 1,16,000। अब 1,16,000 में से 1,00,000 गया तो भाई नेट लॉस कितना सर? 16,000। अब ये नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा भाई? सीधा का सीधा पी एंड एल में। ये यहाँ पर क्या है? सी आर, तो पी एंड एल में कहाँ लिख देंगे सर? डी आर में। टू सर आप क्या कर रहे हो सर? अब मैं याद कराना चाहता हूँ या खुद गलती करते हो सर? बेटा आपको याद कराना चाहता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकाला जाता है? मैंने क्या लिखा? नेट लॉस। अगर आप ऑफलाइन होते ना तो मैं वेट करता कौन कब बच्चा बोले ग्रॉस प्रॉफिट, कब बच्चा बोले ग्रॉस प्रॉफिट। कुछ बच्चों के दिमाग में आ गई होगी, सर यहाँ गलत लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं। अब जिस बच्चों के दिमाग में आ गई ना, यहाँ नेट प्रॉफिट लिख रहे हैं सर, गलत लिख रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखना था, सोच लो क्या पता एक नंबर आपके क्लियर हो गया, एग्जाम आ जाए। ग्रॉस सकल लाभ निकला जाता है व्यापार खाते से, लाभ हानि खाते से, आय व्यय खाते से, रिसिप्ट और पेमेंट खाते से, तो आपको पता चलेगा ट्रेडिंग खाते से, व्यापार खाते से। तो सर यहाँ गलत है, ये आप जो लिख रहे हो ना ये गलत है सर, इसको सुधारो ना सर, इसको सुधारो, सुधार लो। यहाँ क्या आएगा बेटा? सर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ये पी है भाई, पी आर ओ, प्रॉफिट 16,000, तो यहां लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। पी एंड एल की शुरुआत किससे होती है? ग्रॉस प्रॉफिट से शुरुआत होती है। कितने हजार से सर? 16,000 से। ये आगे 16,000 ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। सर अभी भी गलत लिखा सर, ये ग्रॉस प्रॉफिट तो सर इधर आता है सर, इनकम की जोड़ ज्यादा होती है तो इधर आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस की खर्चों की जोड़ ज्यादा होती है तो आता है ग्रॉस लॉस। आपने और प्रॉफिट लिख दिया सर, एक और गलती कर रहे हो सर, और हमारे बेटे बेटे दिमाग में आया, हम बोल नहीं पाए तो क्या हुआ, हमें पता तो चल रहा है सर। ओके ओके भाई, माफ कर देना भाई, ये मैंने इसलिए मैंने 2 बार प्रॉफिट प्रॉफिट लिखा, मैंने क्या आपको क्या पता ग्रॉस लॉस। यहाँ पे भी क्या आएगा भाई? प्रॉफिट की जगह सर यहां पर भी लॉस आएगा सर। ओके ओके, ग्रॉस लॉस आ गया। कितना हजार? 16,000 16,000। अब टू रेंट कितना? वही 1,000। टू सैलरी कितनी? 500। और टू एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस कितने सर? 500। टोटल कितना हो गया? 16 17 18,000।
तो इधर की जोड़ कितनी सर 18,000, इधर की जोड़ कितनी सर 18,000, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो बाई नेट लॉस इधर आया बेटा कितना 18,000। अगर प्रॉफिट होता तो अपन किधर लिखते सर, प्रॉफिट होता इधर लिखते टू नेट प्रॉफिट इधर लिखते हैं, लेकिन हुआ नहीं, होता तो इधर लिखते हैं लॉस हुआ है, ये बैलेंसिंग फिगर है सर, कोई दिक्कत। अब ग्रॉस अगर इधर खर्चे होते हैं सारे, ये भाई ओपनिंग स्टॉक हमने खरीदा हुआ खर्चा ही है, परचेज किया खर्चा ही है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस खर्चा ही है, माल पड़ा है ना खर्चा है ना फायदा हमारा आई है ना, इससे आय आएगी 30,000 से, सेल्स हमारी इनकम आ चुकी है जितनी भी आई है ना, तो ये इधर की जोड़, इधर खर्चे भारी पड़ रहे हैं आय पर, तो लॉस हो गया ना। ओके सर, तो भाई ये रहा हमारा फाइनल अकाउंट का यहाँ तक का ट्रीटमेंट। कल करेंगे बैलेंस शीट को सॉल्व, फिर परसों आपको कल परफॉर्मा बैलेंस शीट सब करा दूंगा विथ एमसीक्यू के साथ, चाहे घंटे की क्लास हो चाहे 1.5 घंटे की क्लास हो। कल आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट, उठाना मार्केट से मटेरियल कहीं से भी करना सॉल्व विथ एडजस्टमेंट, बिल्कुल कहता हूँ विथ एडजस्टमेंट। 12th के बच्चों को 15-15 20-20 दिन लगते हैं इस टॉपिक को करने में, आप 12th के बच्चे हो नहीं भाई, बड़े बच्चे हो, एब्जॉर्व कर लोगे, ठीक है। चलो बच्चे लोगों, बाय बाय टाटा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो कमेंट करें, क्या सर बुरा लगा तो भी करें, आपको कुछ लग रहा है भी सर बुरा पढ़ा रहे हैं अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो भी कमेंट करें, अच्छा लग रहा हो, क्या पता हम कुछ गलतियां कर रहे हैं तो आप कुछ जवाब भी दोगे ना, आप बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। वो कबीरदास जी की कहावत है ना, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाई, बिन पानी साबुन भले निर्मल करे सुभाई। हाँ बच्चों, अरे मैं वो दो दायरे नहीं देख रहा था भाई, इधर कोई लगी हुई है वो पट्टी वगैरह लगी हुई है, वो फटी हुई है, कभी गिर नहीं जाए हमारे गैजेट्स के ऊपर। इधर खूब सारे सीपीयू और कंप्यूटर पड़े हैं, कैमरे, इस पर नहीं गिर जाए वो देख रहा हूँ। चलो बच्चों, जय राम जी की, बाय बाय टाटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। लगे रहो रोज, मेरी शुभकामना ये है मेरे से पढ़ने वाले बच्चों का लगे ताकि मेरा भला हो आप लोगों का भला हो। कि सर आपका भला कैसे, मेरा भला होगा भाई, आप लोग अगर लग जाओगे तो, आप लोग कहोगे हमें आशीष दोगे हमें दुआ दोगे। बाय बाय टाटा, शुभ रात्रि।